हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की चैप्टर 9 का स्टडी करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम की बारीक स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा बल क्या होता है। व्हाट इज ए फोर्स। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं या उस पर ठोकर लगाते हैं तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं कि हमने बल लगाया। अब हम इमेजिन करते हैं कि एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। अब जब इस ब्लॉक को हम खींचने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने ब्लॉक पर बल लगाया। ठीक ऐसे ही जब हम इस ब्लॉक को खींचने के बजाय धकेलने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने ब्लॉक पर बल लगाया। ठीक इसी तरह जब हम इस ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक के जरिए ठोकर लगाते हैं तो ठोकर लगाने के कारण इस वस्तु पर बल लगता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की क्रिया को बल कहते हैं। क्लियर। फिजिक्स की स्टडी के दौरान हमारे सामने दो तरह के बल आते हैं। एक को कहते हैं संतुलित बल और दूसरा को कहते हैं असंतुलित बल, यानी बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हमें समझना है कि कैसे बल को हम संतुलित बल कहेंगे और कैसे बल को असंतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे और उन सभी बलों का कुल मान जो है शून्य हो तो वैसे बल को हम संतुलित बल कहेंगे। अब हम इसको समझ लेते हैं एनिमेशन के जरिए। इमेजिन करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। अब इस ब्लॉक पर हम दो फोर्स लगाते हैं, दो बल लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यानी दोनों बल आप देख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन अपोजिट साइड में है, लेकिन दोनों की जो मान है, जो मैग्नीट्यूड जो है वह बराबर है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ब्लॉक है उस पर नेट बल जो लग रहा है वह शून्य बल लग रहा है। यानी ऐसे बल समूह को हम संतुलित बल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम असंतुलित बल को भी समझ लेते हैं। असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे और उन सभी बलों का कुल योग शून्य न हो तो वैसे बल समूह को हम असंतुलित बल कहेंगे। अब हम इमेजिन करते हैं कि इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगाया जा रहा है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, लेकिन एक फोर्स का जो वैल्यू है वह कम है और दूसरे फोर्स का जो वैल्यू है वह अधिक है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक पर जो है नेट बल कुछ लगेगा, कहे कि एक साइड का बल जो है वह अधिक है और एक साइड का बल कम है। तो यानी इस तरह के बल समूह जिसका कुल योग शून्य न हो तो वैसे बल समूह को हम असंतुलित बल कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है, गति करती है, तो कुछ खास रूल्स का फॉलो करती है। और हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने इन्हीं गति के नियमों का खोज किया, इसीलिए उनके सम्मान के लिए इन नियमों को कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने तीन तरह के गति के नियम दिए। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय गति नियम। अब हम आगे देखेंगे कि प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है और तृतीय नियम क्या है। गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार हम कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। सिंपल सा बात है कि ये जो नियम है ये नियम बस इतना ही बताती है कि कोई वस्तु है, अगर वह वस्तु स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहेगी और तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु एक समान गति से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो यह वस्तु
उस रेखा में तब तक गति करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी गति का प्रथम नियम बताती है कि वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। गति के प्रथम नियम को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सभी वस्तुएं अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जो अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें परिवर्तन जो होने वाली है उसका विरोध करती है, या फिर अगर सरल रेखा में एक समान रूप से वह गति करती है तो इसमें भी जो अवस्था परिवर्तन होने वाली होती है तो उसका भी विरोध करती है। यानी गति का प्रथम नियम जो है ये बताती है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, ये किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यानी हमने अब तक क्या देखा कि कोई भी वस्तु जो है वह अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। तो वस्तु का यह गुण, जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था में कायम रहना चाहता है, तो इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गति के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में गति के प्रथम नियम को अनुभव कर सकते हैं। पहला है कि गतिशील बस का अचानक रुक जाने से उसमें सवार व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। जब हम बस में चलते हैं तो अगर बस में अचानक ब्रेक लग जाए, अचानक बस रुक जाए, तो जिसमें जो सवार व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ये जो है ये क्यों होता है? ये गति के प्रथम नियम के अनुसार ही होता है। हम इमेजिन करते हैं कि जब बस गति में रहती है तो उस टाइम उसमें सवार जो व्यक्ति है वह भी गति में रहती है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने के कारण बस क्या होती है, बस रुक जाती है, लेकिन उसमें सवार व्यक्ति का क्या टेंडेंसी रहता है ना, गति में रहना। तो ये उसकी जो इनर्शिया है, उसकी जो जड़त्व है, वो जड़त्व के कारण वह गति में रहना चाहती है, और इसी जड़त्व के कारण व्यक्ति जो है वह आगे की ओर झुक जाती है। फिर किसी प्रकार दूसरा अनुभव भी हम देख सकते हैं। बस के अचानक चल पड़ने से उसमें सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। जब बस में कोई एक व्यक्ति खड़ा है और ये बस जो है अचानक अगर चलना शुरू कर दे तो क्या होता है, उसमें सवार व्यक्ति जो है वह पीछे की ओर झुक जाता है। कारण क्या है कि जब बस खड़ी रहती है तो उस टाइम बस और उसमें सवार व्यक्ति दोनों रेस्ट में होती हैं, विराम में होती हैं, और जब बस अचानक चलना शुरू कर देती है तो उसमें सवार व्यक्ति का जड़त्व जो है वह विराम का जड़त्व होता है, यानी वह रेस्ट में रहना चाहती है, और इसी विराम के जड़त्व के कारण व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाती है। फिर किसी प्रकार दूसरा अनुभव भी हम देख सकते हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियों का झड़ जाना। जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं और किसी पेड़ की एक शाखा को जोर से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब शाखा रेस्ट में होती है तो पत्ती भी रेस्ट में होती है, और जब शाखा को हम तीव्रता से हिलाते हैं तो शाखा में एक प्रकार की गति आ जाती है, लेकिन उसमें जो पत्ती है वह रेस्ट में रहना चाहती है, और इसी सिलसिले में जो कमजोर पत्ती होती हैं, जो कमजोरी से जुड़ी हुई रहती हैं शाखा के साथ, वे सभी पत्तियां झड़ जाती है। हमारा अगला टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान, यानी इनर्शिया एंड मास। क्योंकि जड़त्व तथा द्रव्यमान ये जो शब्द हैं ये गति के प्रथम नियम से ही संबंधित हैं। आइए अब हम समझते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व क्या है ना, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी स्थिति को कायम रखना चाहती है। अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब द्रव्यमान क्या है न, किसी वस्तु में मौजूद वास्तविक मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। अब जड़त्व और द्रव्यमान को हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसमें दो ब्लॉक रखा गया है। एक है 2 kg का और दूसरा ब्लॉक जो है वह है
50 केजी का। अब हम दोनों ब्लॉक पर एक बल लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हल्का वस्तु है यानी 2 किलोग्राम वाली वस्तु ये बल लगाने के कारण गति में आ जाती है, लेकिन जो हेवी वस्तु है जिसकी द्रव्यमान 50 किलो है, तो ये वस्तु जो है बल लगाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी द्रव्यमान कम है उसकी जड़त्व भी कम है, और जिसकी द्रव्यमान अधिक है उसकी जड़त्व भी अधिक है। तो निसंदेह 50 किलोग्राम वाली वस्तु जो है इसकी जड़त्व भी अधिक होगी, और इसीलिए इसकी जो टेंडेंसी है अपनी स्थिति को कायम रखने की यानी रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है वह अधिक है। यही कारण है कि छोटी बल लगाने के कारण ये 50 किलोग्राम वाली वस्तु आगे नहीं बढ़ती है, जबकि 2 किलोग्राम वाली वस्तु आगे बढ़ जाती है। घुमा फिराकर हम कह सकते हैं किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। किसी वस्तु का जड़त्व क्या है? जड़त्व वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान जड़त्व की माप है। अगर द्रव्यमान अधिक होगी तो जड़त्व अधिक होगी, द्रव्यमान कम होगी तो जड़त्व कम होगी। यानी द्रव्यमान क्या है ना? द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। गति के प्रथम नियम का डिस्कशन खत्म। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले हमें एक टर्म समझ लेना होगा जिसका नाम है संवेग यानी मोमेंटम। हो सकता है आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो आइए देखते हैं कि संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग यानी मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम को P द्वारा इंडिकेट किया जाता है, यानी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv। यानी किसी वस्तु का संवेग P उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है, यानी P इज इक्वल टू mv। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर संवेग यानी मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि संवेग को जो है ये P द्वारा इंडिकेट किया जाता है और P इज इक्वल टू mv होता है। तो अब संवेग का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होगा? ये जो संवेग है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास जो है यानी द्रव्यमान उसको हम केजी में नापते हैं और वेलोसिटी जो है इसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। यानी संवेग का एसआई मात्रक जो होगा वह होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम को हम जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यह है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की व्याख्या। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, शॉर्ट में समझना चाहें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसके अनुसार क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर यानी किसी वस्तु में जब बल लगाया जाता है उसमें जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वह समानुपातिक होती है। किसकी समानुपातिक? न लगाए गए बल की। यानी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बस इतना ही बताती है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर समानुपातिक होती है। किसकी? न लगाए गए बल की। चलिए हम इसे लिख लेते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है लगाए गए बल की। अब इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। यानी संवेग में परिवर्तन की अगर बात हो तो क्या होगा? P2 माइनस P1, लेकिन दर दिया हुआ है यानी संवेग में परिवर्तन की दर यानी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T।
अब जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हम लगा दिए। उसके बाद क्या है ना, लगाए गए बल, तो लगाए गए बल F। अब इसी इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। तो उल्टा करके लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, F जो है ये समानुपाती होती है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T। अब चूंकि P2 जो है ये अंतिम संवेग है और P1 जो है ये प्रारंभिक संवेग है, तब P2 और P1 का मान जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। P2 जो है ये mv हो जाएगा और P1 जो है ये mu हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग को हम v द्वारा इंडिकेट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u द्वारा इंडिकेट करते हैं। चलिए स्क्रीन के साइज को ध्यान में रखते हुए हम बगल में अब लिखना शुरू करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m को कॉमन लेकर, और इसके बाद ये जो m है m के जगह पर हम m लगा दिए, और v माइनस यू बाई टी ये जो है ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, यानी v माइनस यू बाई टी के जगह पर हमने a लिख दिया, यानी f जो है ये समानुपाती होती है m a का। अब ये जब कभी भी हम ये समानुपाती का चिन्ह को बराबर में बदलेंगे तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लगता है, यानी f इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है न, के एक कांस्टेंट है, नियतांक है। ये कब लगता है न, जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह को हम बराबर के चिन्ह में बदलकर लिखते हैं। अब यहाँ पर k का मान जो होता है वह 1 होता है, चूंकि k का मान 1 होता है इसीलिए f इज इक्वल टू क्या होगा न, f इज इक्वल टू एम ए। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फाइनल इक्वेशन है वह ये है कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी बल जो है ये बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। फाइनली हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं न, F इज इक्वल टू एम ए, यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। अब जब किसी वस्तु का द्रव्यमान m 1 किलोग्राम हो और उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो F का मान क्या होगा न, F का मान भी 1 होगा, यानी F इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का SI मात्रक है, और इसी को हम न्यूटन भी कह सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यानी अगर कहा जाए कि बल का SI मात्रक क्या है न, बल का SI मात्रक है न्यूटन, और ये न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी गति के द्वितीय नियम के अनुसार हमें क्या मालूम होता है, ये बताती है कि आखिर बल क्या है, एक न्यूटन बल क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूटन बल कितने बल को कहेंगे, तो एक न्यूटन बल उस बल को कहेंगे जो किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न कर दे। और ये न्यूटन को जो है शॉर्ट में हम कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गति का तृतीय नियम, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि गति का तृतीय नियम क्या कहता है। हम इमेजिन करते हैं कि एक दीवार है और इस दीवार पर आप एक बल लगा रहे हैं। तो जब आप इस दीवार पर बल लगा रहे हैं तो इसमें क्या परिघटना हो रही है इसको हमें देखना है। सबसे पहली बात कि जब आप इस दीवार पर बल लगा रहे हैं तो एक बल कार्य करता है जिसे क्रिया का बल कहा जाता है, और ये वह बल है जो आपके द्वारा दीवार पर लगाया जाता है। ठीक इसी के विपरीत एक बल ये भी होता है जिससे प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है, और ये वह बल है जो दीवार आपके हाथ पर लगाता है। यानी जब कभी भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें साथ साथ 2 बल कार्य करता है। पहला ये कि जो आप लगा रहे हैं वस्तु पर, और दूसरा वो वस्तु जो आप पर लगा रहा है। तो आपके द्वारा लगाया गया बल को क्रिया का बल कहा जाता है, और वस्तु पर या दीवार द्वारा लगाया गया बल को प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। तो गति के तृतीय नियम ये बताती हैं कि क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल आपस में बराबर होती है, उसकी जो परिमाण होती है परिमाण बराबर होती है, लेकिन दिशा अपोजिट होती है, विपरीत दिशा होती है। यानी गति के तृतीय नियम सीधा साधा यही बात बताती है कि जब कभी भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो एक क्रिया का बल होता है और एक प्रतिक्रिया का बल होता है,
और ये दोनों बलों का परिमाण आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न यानी विपरीत दिशा में लगती है। तो ये है गति का तृतीय नियम। तृतीय गति नियम की परिभाषा। अगर हमें तृतीय गति नियम को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब कभी भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल को क्रिया का बल कहा जाता है, और ये क्रिया का बल ठीक उसके बराबर होता है जो वह वस्तु हम पर लगाए, यानी प्रतिक्रिया का बल। तो क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल आपस में बराबर होती हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। हम अपने डेली लाइफ में गति के तृतीय नियम के बहुत सारे अनुभव देख सकते हैं। उनमें दो अनुभव का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। पहला यह है कि बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर प्रतिक्षेपण। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक बंदूकधारी गोली छोड़ती है तो उसमें क्या होता है कि बंदूक का पीछे की ओर प्रतिक्षेपण होता है, यानी एक झटका का अनुभव होता है। तो ये क्यों होता है कि जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो है गोली पर आगे की ओर एक बल लगाती है, और इसी बल के कारण गोली जो है आगे की ओर बढ़ती है। तो ठीक इसके अपोजिट यानी गति के तृतीय नियम के अनुसार गोली जो है ये भी बंदूक पर कुछ बल लगाती है जो पीछे की दिशा में होती है, जिससे हम बंदूक का प्रतिक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया का बल बराबर होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो गोली है उसकी द्रव्यमान बहुत कम होती है और बंदूक की द्रव्यमान बहुत अधिक होती है, इसीलिए बंदूक का जो वेग होता है पीछे की ओर ये कम होता है, जबकि गोली का वेग जो होती है आगे की ओर वह अधिक होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। एक्चुअली होता क्या है कि जो नाविक होती हैं जो नाव चलाते हैं, तो जब ये आगे की ओर कूदते हैं तो क्या होता है कि ये नाव को पीछे की ओर बल लगाते हैं, और जब तक ये पैर से पीछे की ओर बल नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे की ओर कूद नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो नाव है ये नाव भी नाविक को आगे की ओर एक बल लगाती है। तो यहाँ पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया का बल होता है, और इसी के कारण नाविक जो है आगे की ओर मूव करता है, और जबकि नाव जो है वह पीछे की ओर गति करता है। हमारा अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का संवेग जो होता है इसे p द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, यानी p = mv। अब हमें यह देखना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है यदि कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले दोनों वस्तुओं के कुल संवेग और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं के कुल संवेग आपस में बराबर होंगे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यानी अगर बाहर से कोई बल न लगाया जाए, सिर्फ टक्कर का बल ही हो, तो ऐसी स्थिति में टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों स्थिति में कुल संवेग जो होगा वह बराबर होगा। बस इसी सिद्धांत को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में संरक्षित रहता है, यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग = टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, और जाते वक्त इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।